अच्छा, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि सिलेक्टिव का पार्ट है और अल्टीमेटली वो किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं हमारे मतलब डेली लाइफ एक्टिविटीज में। उसके बाद लाइक हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्टिव के अंदर कंपोनेंट्स वगैरह कौन कौन से जो कि मतलब हमें हेल्प करते हैं, उन कंपोनेंट्स को हमें क्या करके मतलब स्क्रॉल कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कैल्शियम का देखा था, उसके अलावा हमने कोलिक एसिड प्रोटोकॉल देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एमएसएन देख लिया था, उसके अलावा हम लोगों ने कोलेजन देख लिया था। इसके अंदर एक और चीज मतलब लाइफ में एक ऐड करवाना चाहता हूँ, दैट इज विटामिन के टू। ठीक है। और काफी लोगों ने सुना होगा कि मैकेनिज्म आपका लाइक डी3 और के टू का क्या सीन होता है, उसको थोड़ा सा ना इलेबोरेशन के अंदर देख लेते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि कैल्शियम बॉडी के अंदर जब जाता है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर ना एक रैंडम एजेंट की तरह फिर रहा होता है। ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने सिलेक्शन देखी थी कि एक रिसेप्टर साइट होता है जिसमें इसको रिसेप्ट करवाना होता है, इसको सेंस करना होता है। ठीक है। जब ये इसको सेंस करेगा, पहचानेगा, तो फिर ये सेकंड पूछेगा, यहाँ पर सेंस करेगा कि देयर इज कैल्शियम प्रेजेंट। ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉडी से पूछेगा इज देयर एनी रिक्वायरमेंट। बॉडी से क्या पूछेगा, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है। अगर बॉडी कहे कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस कैल्शियम को यहाँ से पिक कर लेगा। यहाँ से कैल्शियम को पिक कर लेगा। इस चीज का नाम क्या है? Application। ठीक है। द एप्लीकेशन स्टैंड फॉर uptaking the calcium from the food या फिर फ्रॉम द सप्लीमेंट्स फ्रॉम पिल। ठीक है। उसमें से हमने जब कैल्शियम उठा लिया, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एप्लीकेशन। और कल हम लोगों ने देख लिया था कि एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यानी विटामिन डी3 की, कोलिक एसिड की। यहाँ तक की तो कहानी हम लोगों ने देखी। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी क्या होती है? जब कैल्शियम अब आ गया बॉडी के अंदर, ठीक है, फूड चैनल से, फूड चैनल था, इससे निकल के अब आ गया वो बॉडी के अंदर। अब यहाँ से कैल्शियम इस टाइम पे तो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है। बाकी तमाम फैक्टर्स के साथ कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम के अंदर है। अब क्या होगा, अगर ब्लड का लेवल सेटिस्फाइड है कैल्शियम का, तो क्या होगा, इट हैज टू मूव टुवर्ड द स्टोरेज साइट्स। ठीक है। एंड व्हाट वर द स्टोरेज साइट्स, हम लोगों ने कल देखी थी, दीज वर द स्टोरेज साइट्स। अब कैल्शियम ने क्या किया, यहाँ पे 1% पूरा है, इसका मतलब ब्लड को और ज्यादा कैल्शियम, सीरम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, दिस कैल्शियम विल गो टुवर्ड्स द स्टोरेज साइट्स। अब स्टोरेज साइट्स में टी बोन्स आ गए, इनके अंदर कैल्शियम को लेके जाना है, और यहाँ से कैल्शियम को उठा के टीथ एंड बोन्स के अंदर लॉक करवाने के लिए वो नीड एन एसेंशियल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड। ओके। हम कि कैल्शियम किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम से निकला। ठीक है। कैल्शियम किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम से निकला, और
सॉरी फूड जो हम लोगों ने इंटेक किया था उस फूड में से निकला विद द हेल्प ऑफ विटामिन D3। ठीक है। अब यहाँ पर अगर तीन चार पर्सन से मिले, अगर रिसेप्टर काम ना कर रहा होता तो कैल्शियम यहाँ से निकलता कि ना निकलता? यस और नो? अगर इसका डिफेक्ट होता तो, अगर रिसेप्टर साइट्स का डिफेक्ट होता है तो प्राइमरी जो होती है ना एप्लीकेशन वो नहीं होती। जब प्राइमरी लेवल ऑफ एप्लीकेशन नहीं होती तो बेशक K2 जो है वो प्रेजेंट भी हो, इट डजंट मैटर। क्यों? देखें, यहाँ से कैल्शियम को सेंस करना, हमने पहले बताया था ना कि इसे सेंस भी करना है, सेंस करना और उठाना इज द मेन थिंग। उसके बाद D3 का काम खत्म हो गया, अब आ गया K2 का काम। अब अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज K2 in the body synthesized by weaker bacteria, can he or she absorb the calcium from the food just अगर एक बंदे के पास विटामिन K2 है, ठीक है, अगर एक बंदे के पास विटामिन K2 है जो कि ब्लड बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया गया हुआ था, क्या ये बंदा कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने की सलाहियत रख सकता है जो कि अभी अभी इसने खाना खाया उसमें से? क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया, कितने लोगों को नहीं आया समझ? क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर एक बंदे के पास लाइक विटामिन K2 बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसने गट बैक्टीरिया ने इसको सिंथेसाइज किया, अब क्या वो कैल्शियम को जो अभी अभी खाना खाया उस खाने वाले कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? यस और नो? हरी अप, हरी अप। ज़ुबैदा सेइंग यस। किसी और बंदे का कोई आंसर हो? ठीक है। हम लोगों ने ये बात की है कि अगर फूड में से अभी एक बंदे ने खाना खा लिया, ठीक है, फूड इंटेक हो गया, अब क्या इस फूड के अंदर जो प्रेजेंट कैल्शियम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द जस्ट इंटेकेटेड फूड। अब हमने खाना खाया अभी अभी, उसके अंदर जो कैल्शियम मौजूद है, क्या विटामिन K2 इस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इन द स्टोरेज साइट्स करवा सकता है या नहीं? अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ है? करवा सकता है। मरियम कह रही है, मायदा कह रही है यस, सुबैदा कह रही है यस। ये नहीं करवा सकता। क्यों? यहाँ से जो खाना अभी हम लोगों ने खाया है जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद था, ठीक है, इसमें मैं कहता थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको यहाँ तक आने के लिए विटामिन D3 की सपोर्ट है। मैंने भी बताया कि अगर आप लोग पॉलीकैल्सिफेरॉल का इंटेक नहीं कर रहे और आपकी बॉडी के अंदर K2 बॉडी नेचुरली तौर पर सिंथेसाइज कर रही है, तो क्या K2 किसी काम का होगा या नहीं होगा?
क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हुआ? इसका जवाब है नो। क्यों? खाने से कैल्शियम आ गया। अब यहां से कैल्शियम नीड्स टू बी uptake. That will be the uptake factor, and uptake factor of the body is T3. Then it will pass to the absorptive factor, and absorptive factor is the vitamin K2. अब अगर D3 होगा और K2 नहीं होगा, ठीक है, D3 है बॉडी के अंदर लेकिन K2 बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या मसला होगा कि फूड में से कैल्शियम तो आ जाएगा हमारे ब्लड के पास ना, लेकिन उस जगह से कैल्शियम जो है वो लॉक नहीं हो पाएगा स्टोरेज साइट्स के अंदर। क्यों? अपटेकेशन D3 ने कर ली, फूड में से कैल्शियम को लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, ठीक है। अब उठाने के बाद उसने करना क्या है, उसने इस वाले कैल्शियम को लॉक करवाना है, जो एक्सेसिव कैल्शियम बॉडी के पास होगा उसको फ्यूचर के यूज के लिए उसने लॉक करवा देना है, स्टोर करवा देना है। तो वो कहाँ पे स्टोर करवाएगी? स्टोरेज साइट के ऊपर। अगर ये इस तरीके से काम नहीं हो सकता तो D3 अकेला किसी काम का नहीं होगा। अब D3 तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर यानी आर्टरीज वगैरह के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। जब कैल्शियम का लेवल यहाँ से इंक्रीज करता जाएगा तो अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यूटिलाइज तो नहीं हो रहा ना, जरूरत से ज्यादा कैल्शियम आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम यहाँ पे कैल्सिफिकेशन कर सकता है, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्ड कर सकता है आर्टरीज को। इसके अलावा इलास्टिसिटी उनकी खत्म कर सकता है। इसके अलावा नेफ्रोलिथेसिस कर सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि आपको हर चीज जो बॉडी के अंदर इनटेक करनी होती है वो एक खास लिमिट के अंदर रिक्वायर होती है। इसका मतलब कि अगर आप केटो का इनटेक नहीं कर रहे या फिर अगर आपकी बॉडी केटो नहीं बना रही, ये तो ऐसा विटामिन है ना कि आपकी बॉडी खुद से भी सिंथेसाइज करवा सकती है, विटामिन डी, ठीक है। आपने सनबास्क ले लिया, विटामिन डी बन गया। अगर आपने गट बैक्टीरिया आपके अच्छे हैं, मतलब प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वगैरह अगर आप इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, आपकी गट बैक्टीरिया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक केटो भी आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। और जब केटो आपकी बॉडी के अंदर बनेगा तो अपटेकेशन के साथ एब्जॉर्प्शन वगैरह भी आपकी होना शुरू हो जाएगी। और एब्जॉर्प्शन मैंने बताया कि एक चीज इंपॉर्टेंट चीज के लिए जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपकी बॉडी को नहीं रिक्वायर होता ना वो बॉडी वेस्ट कर देती है। वो वाला कैल्शियम क्या होगा, आपके स्टोरेज साइट्स के पास चला जाएगा। इसका मतलब आपका स्केलेटन और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और आपके टीथ और स्ट्रांग होंगे। कैल्शियम का अगर आपकी बॉडी को आरडीए रिक्वायर है, आरडीए का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब अगर डेली बेसिस के ऊपर कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए होगा, इससे क्या पता लगता है कि हमारी बॉडी डेली बेसिस के ऊपर कैल्शियम को लूज करती है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर कैल्शियम को लूज नहीं करते तो फिर आरडीए की चक्कर के अंदर हमारी बॉडी को चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर कैल्शियम अपनी बॉडी से लूज कर रहे होते हैं, मतलब कि कभी स्वेटिंग के जरिए, कभी यूरिनेशन के जरिए, लाइक कभी पर्सपायरेशन के जरिए निकल रहे होते हैं, जो भी बॉडी से पानी निकलता है उनके साथ। अब उनके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मिनरल आयंस होते हैं ना, इनका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आरडीए के जरिए हमें डेली बेसिस के ऊपर एक खास मिकदार के अंदर लेने होते हैं। तो इस खास मिकदार को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन के2 भी जरूरी है अलोंग विद द डी3। ऑल क्लियर? इसके अलावा विटामिन के2 अगर आपने एक्सेसिव बार्स की अमाउंट से लेना है, मतलब आपने किसी फूड वगैरह से लेना है, तो वो बहुत कम होता है, मतलब तकरीबन इसका ना 2 माइक्रोग्राम, बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, बाहर से। क्यों? गट बैक्टीरिया एनफ इसको सिंथेसाइज करवा लेते हैं, जो कि अपना रोल प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे की गट बैक्टीरिया अच्छे तरीके से काम नहीं करे तो अल्टीमेटली उसको फूड खा रहा होता है, मतलब जैसे अंडे होते हैं, चीज होती है, मतलब जिन जिन चीजों में मोस्टली विटामिन डी भी पाया जाता है ना, उसी के अंदर विटामिन के2 भी पाया जाता है। अब एक और फैक्टर जो कि विटामिन के2 का होता है कि अगर आप लोगों ने रात को खाना लेट खाया है और आप खाना खाते ही सो गए हैं, तो क्या मसला होगा, आप खाना खाते ही सो गए। अब सोने के बाद आपका स्टमक रात को फ्यूम्स निकालेगा, जो आपके माउथ के अंदर एक वाइट लेयर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। टंग के ऊपर आपने अक्सर लोगों का देखा होगा, थ्रोट के ऊपर देखा होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है ये। अब क्या होगा कि व्हाइट लेयर जो फॉर्म कर रहा होता है, उसके साथ क्या होगा, आप सुबह उठ के आपका ना मुंह स्टिंक कर रहा होता है। क्या होता है, आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्मेल आ रही होती है, आपका सबसे पहले सुबह उठ के काम ही होता है कि यार हम ना ब्रश कर लेते हैं,
यहाँ पे माउथ को ना वॉश कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो इन दोनों कामों को करने के अंदर, मतलब कि बहुत स्वाब का काम समझते हैं। तो अब क्या होता है कि जब अगर हम ब्रश कर लें या फिर हम पानी की कुल्ली करें, जैसे पानी मतलब हम अपना माउथ को वॉश कर लें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी गट बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे फ्लश आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन एसिडिक फ्यूम्स के साथ गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके माउथ के अंदर रेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो आपके माउथ के अंदर आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली सुबह उठते ही आपको बेसिकली करना है ये वार्म वाटर ग्लास, ल्यूकवार्म वाटर ग्लास पानी का पीना चाहिए, ताकि वो सारा कुछ वापस आपके गट के अंदर चला जा सके। इसलिए सुबह उठ के निहार मुंह पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपना विटामिन के टू का लेवल मेंटेन करने के लिए। और अगर आप ये चीज नहीं करते तो अल्टीमेटली आपको के टू को फिर बाहर एक्सटर्नल एड्स वगैरह से लेना पड़ता है। के टू के ऊपर इतना ज्यादा जो फोकस होता है वो हम इसलिए नहीं करते, यहाँ पे डी3 के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि डी3 और के टू आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। नेचुरली डी3 सिंथेसाइज होता है और आर्टिफिशियली के टू सिंथेसाइज होता है। यानी कि अगर हम कहते हैं डायरेक्टली सिंथेसाइज डी3 होता है और इनडायरेक्टली सिंथेसाइज के टू होता है, क्योंकि बॉडी ने डी3 को खुद बनाना होता है और के टू को गट के बैक्टीरिया ने बनाना होता है, और गट के बैक्टीरिया को आपने बॉडी को देना होता है। नहीं, सुबह के जो पानी होता है उसके अंदर हम लेमन वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि लेमन एसिडिक होता है। और अगर आप एसिडिक के साथ अपने डे का स्टार्ट ले रहे हैं देन इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर, तो आप नहीं ले सकते। वैसे तो अगर हम आगे फूड कन्वर्जन्स की बात करेंगे, आपको पता लगेगा कि फूड किस किस चीजों के बने होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं या फिर ज्यादा एसिडिक होते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे हम कन्वर्जन्स नैरेटिव्स को लेंगे। जहां तक किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो आप पता कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी किसी के जहन में आता है, मैं रोज बताता हूँ, तो आप यूट्यूब पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड होती है वहां के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पता कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? ओके, वेरी गुड। इंशाल्लाह फिर कल नए सप्लीमेंट के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।